अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली। मैं चाहता हूं ये नीति होनी चाहिए देश की कि जो एनसीसी है वो सब लोग लें, अस्त्र शस्त्र विधाएं सबके पास हो, हर स्टूडेंट को वहां से निकलना चाहिए। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, और अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। युवा बोध भारती से सुना रहा हूं और अंतिम है, इसके बाद जय हिंद करूंगा। सुनिए, अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। तरकश से जब तीर निकालो उठे शंख की वाणी, अंबर से शोले उगला दे धरातलों से पानी। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। तरकस से जब तीर निकालो उठे शंख की वाणी, अंबर से शोले उगला दे धरातलों से पानी। तैयार करो कुछ अपने को यूं, ज्यों सरयू का पानी। कैसा होता सरयू? सुनाता हूं आपको सरयू का पानी कैसा होता है। तैयार करो कुछ अपने को यूं, ज्यों सरयू का पानी। नीर सभी को शीतल लेकिन धार गजब की जानी। नीर तो सबको देता है शीतल, हाँ, लेकिन दादागिरी से उसमें पैर रख के देखो, उड़ा के फेंक देगा। तेज धार होती है शरीर, है नीर सभी। किनारे बैठ के चुपचाप पानी पीना हो तो पी लो, दादागिरी से कोई उतरा तो उखाड़ देगा। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। तरकस से जब तीर निकालो उठे शंख की वाणी, अंबर से शोले उगला दे धरातलों से पानी। तैयार करो कुछ अपने को यूं, ज्यों सरयू का पानी। नीर सभी को शीतल लेकिन धार गजब की जानी। हाँ, जीवन दर्शन ज्ञान प्रकट हो, जीवन दर्शन ज्ञान प्रकट हो, ज्यों धरो हाथ बस्ते पर। और भूदर नहीं है, कानन नहीं है, सरिता नहीं है पथ पर, कौन तराशे हुनर तुम्हारा। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। सभी आदरणीय गुरुजन, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब भी आप लोगों के बीच में आता हूं ना, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, और वो ये है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया आप लोगों के कंधे पर आने वाला है। ये जितने भी बड़े बड़े नेता अभी आप देख रहे हो ना, सुन रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, ये सब 10-15 साल में चले जाएंगे। आने वाले समय में राष्ट्र के नेता आप में से होंगे, राष्ट्र के राजनेता आप में से होंगे, राष्ट्र के मंत्री आप में से होंगे, राष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटर आप में से होंगे, राष्ट्र के मिलिट्री के लोग आप में से होंगे, राष्ट्र के अधिकारी आप में से होंगे, राष्ट्र के शिक्षक आप में से होंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत। मैं उनका बहुत आभारी हूं। हमेशा जब भी मैं कॉलेज में बुलाया जाता हूं, सर खुद आते हैं अपना बहुत कीमती समय देकर। इसका मैं आसान बंद हूं। एक बार आदरणीय सर के लिए जोरदार तालियां आपके प्रिंसिपल सर के लिए। सर इजाजत सर। तो मैं बच्चों ये कह रहा था कि आने वाला हिंदुस्तान
वो आपके कंधों पर होगा। आप में से नेता होंगे, आप में से राजनेता होंगे, आप में से मंत्री होंगे, आप में से अधिकारी होंगे, आप में से एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, आप में से मिलिट्री के लोग होंगे, आप में से शिक्षक होंगे, आप में से व्यापारी होंगे, आप में से किसान होंगे। तो ये देश आने वाले समय में ऐसा होगा जैसे आप होंगे। इसलिए हमारा मिशन, ह्यूमन ड्यूटी मिशन, एक प्रयास कर रहा है कि हम अपने बच्चों में वो खूबसूरत क्वालिटीज डेवलप कर सकें ह्यूमैनिटी की, ताकि आने वाले समय का हिंदुस्तान खूबसूरत हो, बढ़िया हो। यदि आप लोग उद्दंड हो गए, अराजक हो गए, तो आने वाला हिंदुस्तान भी उद्दंड होगा, अराजक होगा। यदि आप लोग सुशील हो गए, समृद्ध हो गए, ताकतवर हो गए, तो आने वाला हिंदुस्तान भी ताकतवर होगा। तो मैं यहां जिस विषय पर बोलने वाला हूं वो विषय यह है कि हमारी सबसे पुरातन संस्कृति का एक दिव्य मंत्र, इस बात में कोई साइंटिफिकली, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। 5000 साल पुरानी संस्कृति है। ये जुमला कहते हैं, जुमला नहीं है, ये वास्तविकता है। पहला रिटन डॉक्यूमेंट, पहला रिटन साहित्य जो इस दुनिया में किसी पृथ्वी के ऊपर पहली बार मिलता है वो हिंदुस्तान में मिलता है। उसका नाम है वेद, और उसका हिंदी में मतलब होता है ज्ञान, अंग्रेजी में उसे कहते हैं नॉलेज। वो हमारे हिंदुस्तान का है। और उस वेदों में से एक श्लोक निकालकर मैं आपसे बात करूंगा। एक ऐसा श्लोक जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध सकता है, पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध सकता है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक सूत्र में बांध सकता है। और उसको, उस दिव्य श्लोक को हमारी जो नई संसद बनी है, उसका जो मध्य का हमारा कक्ष है जिसमें भारत की संस्कृति को दर्शाया गया है, उसमें वो वाक्य लिखा गया है। अंदाजा लगाओ क्या है? हाँ बेटा, इतना धीरे से क्यों बोले आप? वसुधैव कुटुंबकम। इतना सा नहीं है ये, इतना सा होता तो मैं इस पर भाषण नहीं देता। ये तो उस श्लोक के 2 शब्द हैं कि ये पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम, इतनी सी बात नहीं कही, सामवेद का है ये, महापुराण से लिया गया है। इसने कुछ और कहा है, इसने कुछ दिव्य कहा है, ये समझाऊंगा। इतनी सी बात भी नहीं है ये, इसकी कहानी समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको पुरातन काल से नवीन काल में लाता हूं। एक दिव्य ग्रंथ और है, एक दिव्य ग्रंथ और है भारत में, वो बिल्कुल नवीन काल में लिखा गया है। सर पानी डिमांड में रहेगा? यस। जिस तरह का वेद है उस तरह का एक नवीन संस्कृति का भी ग्रंथ है, और वो नवीन ग्रंथ, इस नवीन ग्रंथ के आधार पर हमारा देश चलाया जाता है। उसका सबसे बड़ा मंदिर संसद कहलाता है। उस ग्रंथ का नाम बता सकते हो? संविधान। संविधान। अभी हमारी सरकारों ने ये अच्छा कार्य किया था कि सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस को ये निर्देश जारी किए गए थे कि संविधान की क्या चीज, प्रियम्बल, प्रस्तावना प्रदर्शित की जाए। आपके कॉलेज में भी कहीं ना कहीं सर ने की हुई होगी। उसमें भी एक मंत्र है, 4 शब्दों का है। जब प्रियम्बल शुरू होता है, भारत का संविधान शुरू होता है, उसका भी 4 शब्द वसुधैव कुटुंबकम जैसा है। भारत को एक सूत्र में बांध सकता है। पहले 4 शब्द बता सकता है कोई बच्चा? प्रियम्बल के पहले 4 शब्द
हमारे प्रस्तावना के पहले 4 शब्द, हम भारत के लोग। नहीं, इसकी दिव्यता समझ में नहीं आई, अभी समझाऊंगा आपको। अभी इन 4 शब्दों की दिव्यता समझ में नहीं आई, अभी 15 मिनट में आपको इन 4 शब्दों की दिव्यता समझाऊंगा। वी पीपुल ऑफ इंडिया, जैसे ही इसे दिल से बोलते हो, जैसे ही इसे ताकत से बोलते हो, जाति धर्म, है ना, भेदभाव, ऊंच नीच, राज्य रंग, सब खत्म हो जाता है। बोल के देखोगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। आती है फीलिंग? हम भारत के लोग, राष्ट्र को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे, जात पात को दूर करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे, जात पात को दूर करेंगे, मोहब्बतों में जान भरेंगे, मोहब्बतों में जान भरेंगे, सब धर्मों का मान करेंगे, सब धर्मों का मान करेंगे, वसुधैव के गांधी होंगे, वसुधैव के गांधी होंगे, उन्नति की आंधी होंगे, वसुधैव के गांधी होंगे, उन्नतियों की आंधी होंगे। जात जो पूछे उसे बताओ, धर्म जो पूछे उसे बताओ। मैंने धीमा की आवाज, लेकिन आपकी आवाज कम नहीं हुई प्यारे बच्चों, दिल से आ रही है। धर्म जो पूछे उसे बताओ, जाति जो पूछे उसे बताओ, क्षेत्र जो पूछे उसे बताओ, राज्य जो पूछे उसे बताओ। आया मजा? आइए फीलिंग कि हम लोग एक लोग हैं, चाहे NSUI के हो चाहे ABVP के हो। आज से पहले आई है फीलिंग? आज से पहले तो हूं थी। मंदिर से उठे ये नारा, मंदिर से उठे ये नारा, मस्जिद से उठे ये नारा, गुरुद्वारे से उठे ये नारा, गिरजा से उठे ये नारा। यदि ये हो गया इस देश में तो वसुधैव कुटुंबकम होगा, होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम समझाता हूं आपको, वसुधैव कुटुंबकम समझाता हूं। बड़ी सुंदर चीज है पानी। देखो देखो बच्चों, ये 100 ml की बोतल मेरे को दे रहे हैं। 139 किलो का आदमी, उसका रेडिएटर कितना बड़ा होगा सोचो, है? यदि किसी भी बच्चे के चेहरे से मुस्कान गई तो उसी वक्त बोलना छोड़ दूंगा। हंसता हुआ चेहरा चाहिए। प्यारे बच्चों, दादी माँ की कहानी की तरह सुनो, बड़ी सुंदर कहानी है। इस दुनिया में विद्वानों की खोज की जाती है हमेशा, है ना? टैलेंट हंट होता है। सबसे काबिल कौन? IAS की परीक्षा होती है, IPS की परीक्षा होती है, मिलिट्री की परीक्षा होती है, आपके जो प्रोफेसर सर हैं इनकी परीक्षा होती है। किसके लिए होती है? टैलेंट हंट। आप में से जो काबिल है वो आगे निकल जाए, इसको क्या कहते हैं? टैलेंट। कभी दुनिया में आज तक मूर्ख लोगों की पहचान की कोई
कोई प्रयास नहीं हुआ, लेकिन भारत में एक बार हुआ। वो कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी सुंदर कहानी। भारत में एक बार यह तय किया गया कि यार सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ के लाओ। टैलेंटेड नहीं, विद्वान नहीं, मूर्ख, सबसे मूर्ख, मूर्ख से मूर्ख। और यह काम भी करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान निकले। क्या भाई, ये देखा, ये थोड़ा कम मूर्ख है, ये छोड़ दो, निपट मूर्ख चाहिए। कैसा? निपट मूर्ख। और वो मिल गया। एक जगह ऋषियों ने उसको ढूंढ निकाला, बड़े बड़े ऋषियों के समूह निकले थे, निपट मूर्ख ढूंढो भाई। और वो मिल गया। और वो क्या कर रहा था? वो जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। है? हित अनहित पशु ही पहचाने। हित और अनहित तो पशु भी पहचानता है। व्यक्ति भाई साहब क्या कर रहा था? जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। ऋषि मुनियों ने कहा इससे ज्यादा निपट अब नहीं मिलेगा, इसे अपने ही हित की परवाह नहीं है। नाम तो क्या नाम था उसका? हाँ, कालिदास था उसका नाम। मिल गया, पकड़ लाया उसका, भिड़ा दिया विद्योत्मा से। कहानी तो तुमने सुनी है पूरी। भिड़ दिया किससे? विद्योत्मा से। विद्योत्मा बड़ी विद्वान थी। विद्योत्मा ने जैसे ही अपने उसके घर में आया, जैसे ही बोला, बोलते क्या बोला? उठ 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 बोलते ही विद्योत्मा के समझ में आया ये तो महामूर्ख है। क्योंकि अकलमंद आदमी, चाहे मूर्ख आदमी, जब तक चुप रहता है पता नहीं लगता। जैसे ही बोलता है फट पता लग जाता। पता लग गया कि महामूर्ख है। ये था कालिदास फेज 1। क्या था ये? कालिदास फेज 1। दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति, ठप्पा लगा के ऋषियों ने तय किया। लेकिन उसने उसके बाद मेहनत की, उसके बाद उसने अध्ययन किया, उसके बाद उसने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद वही कालिदास, आदमी नहीं बदला, आदमी वो की वही कालिदास दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बना है। मेघदूतम लिख दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। इन कहानियों, इनको कभी पढ़ोगे तुम लोग, हायर क्लासेस में आओगे, तुम्हारी समझ में आएगा कि विद्वता का क्या स्तर है। तो बात क्या है? जिस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं वो क्या है? वो ये ये बात वो ये है कि कालिदास फेज 1 और कालिदास फेज 2 में सिर्फ ज्ञान का डिफरेंस है। किसका अंतर है? ज्ञान का। अब आपको तय करना है कि आप कालिदास फेज 1 में हैं या कालिदास फेज 2 में हैं। आप दुनिया के निपट मूर्ख हैं या दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। एक ही चीज उसमें चाहिए। क्या चीज? ज्ञान। तो वही ज्ञान पर आज मैं बात करूंगा, बहुत सारी बात करूंगा। फेज 1 के बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। फेज 1 के लोग अब उठ करने शुरू हो गए। फेज 1 के लोगों ने उठ करना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है देश में? उठ हो रहा है। और आप जब भी कोई उठ इस देश में करे तो आपको सिंपली क्या सोचना है? भाई ये कालिदास फेज 1 का आदमी है, इसकी कोई गलती नहीं है ना। कालिदास फेज 1 है। कुछ लोग इस देश में निकले हैं उठ करने। मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण बताता हूं और फिर आता हूं वसुधैव कुटुंबकम पर। एक जगह थी बिहार में, अटल बिहारी जी की जयंती थी। एक गायिका ने गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वहां कुछ कालिदास फेज 1 के लोग थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कालिदास फेज 1 के लोग हैं। बहुत से लोग हिंदुस्तान में कहते हैं हम वो नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। मैं उन्हें सोचता हूं वंदे मातरम का सिंपल मतलब है, हे धरती जिसने तुझे मुझे पैदा किया मैं तुझे नमन करता हूं। भाई उसे उर्दू में बोल लो, उसे फारसी में बोल लो,
उसे किसी और भाषा में बोल लो। तरफदार हुए बिना हमें हर चीज में यह समझना होगा, बिना तरफदारी किए, कि ये फेज 1, ये फेज 2। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कॉलेजेस में की नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटे से उदाहरणों से ही समझाना चाहता हूं कि हमें अपनी समझ का उपयोग करना होगा। हमें कालिदास फेज 1, कालिदास फेज 2 को समझना होगा, क्योंकि हम एक राष्ट्र का निर्माण करने निकले हैं। तो सुनिए क्या कहता है ये कहता है अयम निजः, अयम निजः, ये मेरा है। अयम निजः, अयम निजः मतलब ये मेरा है। परोवेति, ये तेरा है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना कौन करते हैं? लघु कहते हैं छोटा, चेतसाम कहते हैं समझ वाले लोग। ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरह की गणना वो लोग करते हैं जिनकी समझ, कौन से फेज के लोग? फेज 1। इसलिए मैंने कालिदास की कहानी तुम्हें सुनाई। हमारा शास्त्र, हमारा सबसे पौराणिक शास्त्र, हमारा सबसे बड़ा दिव्य वेद जिस दिव्य बात को कह रहा है, उसकी कहानी यहां से शुरू होती है कि अयम निजा परो वेति, अहम निजा परो वेति, अहम निजा परो वेति, अहम निजा परो वेति। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। ये कौन लोग करते हैं? लघु चेतसाम, जिनकी समझ छोटी है, सूक्ष्म है, जो अभी कालिदास फेज 1 में विचरण कर रहे हैं, जो उठ कर रहे हैं। सुनिए, उदार चरिता नाम, लेकिन जो विशाल हृदय के लोग हैं, जिनकी समझ बहुत बड़ी है, जो कालिदास फेज 2 के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अब भाई बात खत्म हो गई। तुमने सोचा बात खत्म हो गई? माय डियर, यहां से बात शुरू हुई है, क्योंकि आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया हमारा परिवार, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारे इस देश का सारा हिंदू हमारा है, सारा मुसलमान हमारा है, सारा सिख हमारा है? सारा ईसाई हमारे हैं। यही सोच रहे हो आप ना? यहां तक नहीं है, और भी दूर है। ये तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में भी अपने ही है, बांग्लादेश में भी अपने ही है, ये तो कह रहा है श्रीलंका में भी अपने ही है, ये तो ये कहता है इंग्लैंड में भी अपने ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी अपने ही है, अमेरिका में भी अपने ही है। और ये बात वैज्ञानिक है। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, डार्विन पे ले जाऊंगा। ये दुनिया के सारे लोग अपने हैं, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे अमेरिका में है। डार्विन एक साइंटिस्ट हुए हैं, क्या नाम था? डार्विन। हम तो हैं होमो सैपियंस, ठीक है? लेकिन डार्विन ने जब इस पर काम किया और एक किताब लिखी, जनरल नॉलेज में पूछी जाती है, IAS RAS के एग्जाम में आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने किताब लिखी, क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने लिखा कि ना 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 भाई, आदमी कुटुंबों के नहीं है, ये सारा एक ही पेरेंट मटेरियल से बना है। ये पेड़, ये पौधे, ये जंगल, ये जीव, कई बार बताते हैं ना, बोनोबो आदमी की प्रजाति का है, बंदर आदमी की प्रजाति का है ना, हनुमान जी आदमी की किसी प्रजाति के थे। ये पूरा जीव वसुधा का एक ही पेरेंट मटेरियल से बना है। तो फिर क्लाइमेट चेंज में इसका जिक्र क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज में तो जीवधारियों का यूज नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही, सबकी बात हो रही है, पूरी वसुधैव की बात हो रही है। तो देखिए, ये अनुमान लगाइए इस विद्वता का। हमारे शास्त्रों को पढ़ोगे ना, आप दंग रह जाओगे। विद्वता का जो स्तर था ना, वो इतना हाइट का था कि आज वैज्ञानिक खोजता रहा, अभी और 200 साल बाद तक खोज पाएगा।
हमारा जैन धर्म है ना, जैन धर्म, उसकी फिलॉसफी ये कहती है कि यदि आपने कोई ऐसी बात कही, ऐसा कोई व्यवहार किया, किसी के साथ इस तरह की किसी बात को कर दिया जिससे उसके मन को दुख पहुंचा, हिंसा, जैन दर्शन कहता है ये हिंसा है। फिलॉसफी की हाइट देखिए, मारा पीटी की बात नहीं कर रहे, गोली चलाने की बात नहीं कर रहे, गाली गलौज की बात नहीं कर रहे। जैन दर्शन ये कहता है कि यदि आपने व्यवहार भी ऐसा किया, मैं सर ने मुझे बुलाया, मैं यहां आया, सर अपना सारा काम छोड़ के मुझे आए, इस व्यवहार को देखो, है इस व्यवहार को देखो, ये दिव्य है जैन दर्शन में। लेकिन यदि वो मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार छोटा सा भी करते हैं जिससे मेरा मन दुखी हो कि यार मैं इस कॉलेज में क्यों आया, तो ये जैन धर्म कहता है हिंसा है। इस हाइट पर हम लोग सोच रहे थे। हिंदुस्तान की संस्कृति इस ऊंचाइयों में सोच रही थी जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, यूक्रेन और वो लड़ रहे हैं, वहां फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, वहां सीरिया में दमादम हो रही है, वहां हमारा हिंदुस्तान इस लेवल पर सोचता है, हमारी संस्कृति इस लेवल पर सोचती है। तब मैं बताता हूं इससे आगे एक लाख कदम। ये जो हमारा शरीर है ना, ये मिट्टी का बना है, यानी सिर्फ जीवधारी नहीं, इस वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ जीवधारी नहीं आ रहे। हमारे शरीर की हड्डी जिस चीज से बनती है उसका नाम है कैल्शियम, और कैल्शियम कहां से मिलता है? जमीन से। हमारे यहां जो खून बह रहा है उसका हीमोग्लोबिन कौन बना रहा है? आयरन। और वो आयरन कहां से मिल रहा है? जमीन से। किससे मिल रहा है? वसुधैव से। वसुधैव से, यानी सिर्फ वसुधैव, वसुधैव सिर्फ जीवधारियों की बात नहीं कर रहा, वो पूरी वसुधा की बात कर रहा है, उसकी निर्जीव चीजों की भी बात कर रहा है। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने उस मूल मंत्र बनाया है वसुधैव कुटुंबकम। अब सुनिए इस कहानी को, उसके बाद अंत करता हूं। दिव्य कहानी को सुनिए। भगवान राम माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं। एक दुष्ट उसे उठा के ले गया, और उनकी खोज में जब वो निकले तो अपने परिवार से वो पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? वसुधैव से। और वहां आदमी तो था नहीं कोई, एक लक्ष्मण जी थे, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस प्रजाति का एक ही आदमी उनके साथ था जिनका नाम था लक्ष्मण। बाकी होमोसेपियंस कहीं था ही नहीं। क्या कह रहे हैं वो? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। खग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, मधुकर श्रेणी यानी पहाड़ों से पूछ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मत ने? कहीं देखा उन्हें? यह है भारत की संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम। इसमें सिर्फ जीवधारी नहीं आते, ये पूरी वसुधा आती है। इस धरती के कण में भी, इस मिट्टी में भी यदि कोई कमी हुई है तो उसकी चिंता करने का काम आपको करना है। इस पर्यावरण में भी कोई दिक्कत है तो उसका काम करना। ये जंगल कट गए हैं तो उसका काम भी आपको सौंपा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इस यहां पक्षी खत्म हो रहे हैं तो उसका काम भी आपको है। मधुमक्खी खत्म हो रही है तो उसका काम भी आपको है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि हम सब एक ही, पूरी वसुधा एक ही परिवार का हिस्सा है। ये वसुधैव कुटुंबकम बहुत दिव्य बात है, बहुत दिव्य बात है। इस पर आपको हर उस चीज की चिंता करनी चाहिए जो आपके साथ है। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं आपके बच्चों के बीच में कि मैं वो मैसेज दे चुका हूं जिस मैसेज को मैं देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज आपके अंदर समझ होनी चाहिए। क्या चीज? और वो अपनी होनी चाहिए। जोर से बोलोगे इस बात को? सबसे पहले अपने पास समझ होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पास समझ होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पास समझ होनी चाहिए, और वो अपनी होनी चाहिए। भाई साहब की नहीं, चाचा जी की नहीं, ताऊ जी की नहीं, पड़ोसी की नहीं है। और एक बात समझ लेना, ताकतवर होने के लिए मना नहीं किया मैंने, ताकतवर होने के लिए मना नहीं किया। भगवान राम उस तरह के ताकतवर थे कि वो सरयू के पानी से सबको
सबको आनंद देते थे अयोध्या से, लेकिन एक बदमाश ने उनके साथ बदमाशी की तो उसका सकुल नाश किया, पूरी तरह उड़ा दिया उसको। इतने ताकतवर होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है ना। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली। मैं चाहता हूं ये नीति होनी चाहिए देश की कि जो एनसीसी है वो सब लोग लें, अस्त्र शस्त्र विधाएं सबके पास हो, हर स्टूडेंट को वहां से निकलना चाहिए। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, और अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। युवा बोध भारती से सुना रहा हूं और अंतिम है, इसके बाद जय हिंद करूंगा। सुनिए, अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। तरकश से जब तीर निकालो उठे शंख की वाणी, अंबर से शोले उगला दे धरातलों से पानी। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। तरकस से जब तीर निकालो उठे शंख की वाणी, अंबर से शोले उगला दे धरातलों से पानी। तैयार करो कुछ अपने को यूं ज्यों सरयू का पानी। कैसा होता सरयू? सुनाता हूं आपको सरयू का पानी कैसा होता है। तैयार करो कुछ अपने को यूं ज्यों सरयू का पानी, नीर सभी को शीतल लेकिन धार गजब की जानी। नीर तो सबको देता है शीतल, हाँ, लेकिन दादागिरी से उसमें पैर रख के देखो, उड़ा के फेंक देगा। तेज धार होती है शरीर, है नीर सभी। किनारे बैठ के चुपचाप पानी पीना हो तो पी लो, दादागिरी से कोई उतरा तो उखाड़ देगा। अस्त्र शस्त्र विधाएं सीखो, बनो विकट बलशाली, अनुशासन और कठिन तपस्या कभी न जाए खाली। तरकस से जब तीर निकालो उठे शंख की वाणी, अंबर से शोले उगला दे धरातलों से पानी। तैयार करो कुछ अपने को यूं ज्यों सरयू का पानी, नीर सभी को शीतल लेकिन धार गजब की जानी। हाँ, जीवन दर्शन ज्ञान प्रकट हो, जीवन दर्शन ज्ञान प्रकट हो, ज्यों धरो हाथ बस्ते पर, और भूदर नहीं है कानन नहीं है, सरिता नहीं है पथ पर, कौन तराशे हुनर तुम्हारा। सुनाऊंगा कभी। युवा बोध भारती को आप जरूर सुनिए। हम आपके डॉक्टर प्रकाश कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये चीजें मैं आपको सुनाऊंगा। मैं शिक्षा देने निकला हूं अपने युवा बच्चों को मानवता के ऊपर, ह्यूमैनिटीज के ऊपर। समझदारी अपनी होनी चाहिए। क्या चीज? समझदारी अपनी होनी चाहिए और तरफदारी किसी की नहीं होनी चाहिए। इस वाक्य को अपने किताब के ऊपर आज लिख लेना, जीवन में आपका दर्शन बदल जाएगा। समझदारी अपनी होनी चाहिए, तरफदारी किसी की नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HTM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल धन। HTM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HTM पोर्टल पर आइए, HTM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ह्यूमन डिविनिटी मिशन के प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने टैलेंट की एंट्रीज भेज सकते हैं। पोर्टल पर आइए, HTM यूथ फ्लेयर लिस्ट पेज खोलिए,
ध्यान से पढ़िए, अपनी परफॉर्मेंस की वीडियो बनाइए और हमें भेजिए। द्वारे द्वारे बाटता ज्ञान का अनमोल